नमस्कार। आज कैंसर डे के उपलक्ष्य पे चलो मैं आपको एक हस्ती से मिलवाता हूँ। वैसे तो आप इनको जानते ही हैं, आप इस चैनल पे इनको कई बार देख चुके हैं, लेकिन आज हम डॉक्टर कुसुमलता जी की जर्नी के बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। आपकी तबीयत अभी कैसी है? एकदम परफेक्टली फाइन, कंप्लीटली क्योर, हर वेरी चीज़ से निकली हुई हूँ और लोगों के बीच में एक नई किरण बन के बैठी हूँ। वेरी नाइस। तो मैम मैं सीधे सवाल पे आता हूँ। आपको कब पता चला था कि आपको कैंसर है? मेरे को कैंसर के बारे में मालूम पड़ा, ये हमारा 2018 2018 24 मार्च को मेरा ऑपरेशन हुआ। एक्चुअली मैंने डिले किया, उसके पीछे लिटिल बिट कारण था। मेरे बच्चे के बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे थे, वो 12th की परीक्षा दे रहा था। जैसे ही उसकी परीक्षा खत्म हुई, मैं नेक्स्ट डे मैंने ऑपरेशन कराया। उस ऑपरेशन में डॉक्टर सोच रहा था कि ये ऐसे ही कोई नोट्स है। कैंसर की नोट्स का नहीं मालूम था, क्योंकि उससे पहले भी हम 2017 12 दिसंबर को भी हमने टेस्ट कराया था, तो उसमें डायग्नोस नहीं हुआ था कैंसर। इवन ट्यूबरक्लोसिस का भी टेस्ट कराया, तो उस पर भी टीबी का भी कोई डायग्नोस नहीं हुआ। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, वो नोट्स बढ़ती जा रही थी और दर्द जो था वो बहुत असहनीय था। लग तो रहा था कि ये कुछ अलग ही चीज़ है। लेकिन जब तक आजकल यही है ना, जब तक डायग्नोस नहीं होता है तो हम किसी बीमारी के बारे में बता नहीं सकते हैं। तो Obviously. हमने इसको जैसे ही 24 मार्च 2018 में ऑपरेट हुआ। ऑपरेशन डॉक्टर ने कहा केवल 20 मिनट का है, लेकिन उस ऑपरेशन को लगभग पौने 2 घंटे लग गए। अरे बाप क्योंकि ऑपरेशन की ड्यूरेशन में डॉक्टर्स को और चीज़ें भी मालूम पड़ी। जब वो हमें इस नेक पर लेफ्ट साइड में लिम्फ नोड थी, उसको निकाला, तो वो लिम्फ नोड ऑक्टोपस की तरफ फैल रही थी। तो नॉर्मल कट से ना कट होते हुए उसको फिर इलेक्ट्रिक कटर से भी उसका उनको लेना पड़ा। रे। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इसको जांच के लिए भेजते हैं। ठीक है, जांच के लिए भेजा। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, सेकेंड स्टेज का कैंसर। नो प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकती थी उस समय, लेकिन हाँ लगा कि पता नहीं ये क्या है। पर आई एम सो लकी कि मैं अवेयर थी, मैं बराबर जांच करा रही थी। हम्म। और मैंने दिसंबर में, जैसे आपको बताया, 17 में जांच कराया तो उसमें कैंसर नहीं था। लेकिन हम्म। उसके बावजूद भी मैंने कि ये कुछ तो अजीब है, इसको निकलवाते ही हैं और फिर इसकी जांच करवाते हैं। तो हमारे शरीर में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि असहनीय है और लगातार बनी हुई है और उसमें पेन हो रहा है, उसके कारण आपके कहीं भी बॉडी में और दिक्कतें आ रही हैं। हम्म। कहना चाहिए कि आप एक अजीब से दर्द से जूझ रहे हो, और वो दर्द ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं अब उस दर्द से निकल गई हूँ। फिर भी एक बताती हूँ, जैसे किसी जानवर का सींग काट देते हैं, तो वो जब जानवर कराहता है, वो दर्द उस लिम्फ नोड के मौजूद रहने पर मेरे गले में और मेरे सर तक रह रहा था। हम्म। मैं एक बार फिर ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं बहुत लकी थी कि वो लिम्फ नोड जो थी वो डेस्टिनी थी, सोर्स कुछ और था। ओके। सोर्स नोजल वॉल पे था, और आई एम लकी कि नोजल वॉल का जो डेस्टिनेशन मेरे नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ नहीं गया या स्पाइन में नहीं गया। अच्छा, तो जो आपके कैंसर का प्राइमरी सोर्स था वो नोजल वॉल था। वो नोजल वॉल था, तो मतलब वो वहां से। एक्चुअली पर्टिकुलर एक मीनिंग होता है, प्लीनिंग ग्लैंड और नोजल वॉल का जो सेंटर पॉइंट होता है, हाँ हाँ। उस पॉइंट पे था। और वो मल्टीपल उसमें बढ़ रहा था। ओके। तो जो आपके नेक पे जो नोट बनी थी वो एक दूसरा लोकेशन थी हाँ। जो प्राइमरी सोर्स नहीं था। हाँ। ओके। जब ऑपरेशन हुआ तो उस ड्यूरेशन में मालूम पड़ा कि नेक में और छोटी छोटी सी लिम्फ नोड है, और वो लगभग 8 थी। वाह, 8 थी। सो सॉरी। तो दिक्कत तो थी, समझ से भी परे था, लेकिन मैंने पॉजिटिव रखा अपने आप को। जब डॉक्टर निधि पाटनी ने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें आपको लगेंगी और हमें इसमें डिले नहीं करना है, बिकॉज आपका मल्टीपल है ये। हम्म। टेक्निकल वर्ड जो भी है इसके कैंसर की, वो उन पर थोड़ा सा मैं, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स थे हम्म। एकदम। जब हम बताते हैं हर चीज़ को एक बार स्टडी करना पड़ता है, मेटाबॉलिज्म, इन सारी चीज़ों को। हम्म।
उसमें उन्होंने कहा कि जितना अर्ली आप हो सकता है, आपके अगर कोई दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम है या कोई भी कुछ आपके माउथ संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो हम्म, उसको आप विद इन 2 डेज में कवर अप कराइए और इसको हम डिले नहीं कर सकते। हम्म, सेकंड स्टेज में पता पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा सेकंड स्टेज भी हम इसको नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिसंबर में कुछ भी नहीं था, हम्म, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, विद इन 3 मंथ कैंसर डिटेक्ट हुआ वो भी सेकंड स्टेज है तो। सेकंड स्टेज का। यानी कि अवेयरनेस अगर नहीं है तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते कि हमारे को क्या है। अगर आपके शरीर में कोई पार्ट्स ऐसा है कि वो हील ही नहीं हो रहा है किसी भी ट्रीटमेंट से, और आप देख रहे हैं कि वो पेन कर रहा है उसके, तो आपको उसकी बायोस्कोपी किसी भी हॉस्पिटल में जाके जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनकी सलाह के द्वारा ये आपको करवा लेना चाहिए। ना करवाना मूर्खता कहूंगी मैं। अगर मैं नहीं करवाती कि टीबी का भी देख लिया, कैंसर भी देख लिया, कुछ नहीं है, ठीक है, हम्म, अपने आप हो जाएगा, ये सोच के अगर मैं सोचती कि हम्म, निकल जाएगी, तो शायद मैं आज ये बताने के लिए यहाँ नहीं होती, हम्म, या तो ऑन बेड होती या अगले जन्म की कसम कसम जूझ रही होती कि क्योंकि कर्म तो बाकी है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ नहीं तो चली जाती। ये बात तो आपकी सही है मैम। मैम एक और सवाल मेरा है आपसे। तो मतलब जैसे हम सुनते हैं कि कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो पूरा फैमिली एकदम ऐसे शॉक सा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। और लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन भी है कि कैंसर वो है क्या, तो फैलता है ऐसा नहीं कि जैसे आपको है तो आपसे किसी और को हो सकता है। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैंसर पर्सन टू पर्सन नहीं होता है, लेकिन 1% जेनेटिक निकल के आया है। एक्चुअली जब मुझे कैंसर था तो मेरी क्यूरियोसिटी माइंड की हूँ, मैं थोड़ा सा रिसर्च करती रहती हूँ। हम्म, मैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल में जयपुर में जो है हमारा, हम्म, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर निधि पाटनी, डॉक्टर अजय पापना और संजीव, डॉक्टर संजीव पाटनी, मैं इनका भी धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने बहुत पेशेंसली और हर ट्रीटमेंट के साथ जब भी ट्रीटमेंट होता था तो उससे पहले इन डॉक्टर्स का पेशेंट से मिलना और उसको फुलफिल करना, कॉन्फिडेंट देना कि ये आपको फ़ायदा देगा, ये हम्म, सोच के साथ आपको इसको एक्सेप्ट करना है ट्रीटमेंट को। तो आज डॉक्टर्स भी इस चीज़ को मानते हैं कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हो हम्म, तो वो आपको मतलब उस पॉजिटिव उसके एटीट्यूड के साथ उसको एक्सेप्ट करना है कि वो आपको लग जाए। और जैसा आपने पूछा अभी कि ये मैं क्या फैलता है क्या नहीं फैलता, और बाकी फैमिली तो बॉदर होती ही है। मेरे 2 छोटे बच्चे, हस्बैंड, इन लॉज की तबीयत भी ऐसी रह रही थी। तो हम्म, मुझे जो इनिशियली भी तकलीफ होती थी, मैं कोशिश करती थी कि अपने हस्बैंड को ना बता के अपने बड़े बच्चे को बताती थी। हम्म, अब उसको बताना थोड़ा सा मेरे को लगता था, लेकिन फिर मैं वापस डरती भी थी क्योंकि उसकी 12th बोर्ड थी। पर कहते हैं ना कि बताने से चीज़ें हल्की होती हैं। हम्म, जो भी है, इम्पैक्ट उसके रिजल्ट पे पड़ा, ठीक है। पर कहता है कि रिजल्ट का क्या मम्मी, जिंदगी है तो सब कुछ है और आगे बहुत कुछ बना लेंगे। समझदार है। बहुत ही आ, अपने क्या बड़ाई करूं मैं, बहुत लायक है। तो मैम जैसे ये तो हो गया कि लोगों के अंदर क्या परसेप्शन है, लेकिन जैसे किसी को कैंसर डिटेक्ट भी हुआ है तो उसके अंदर भी काफ़ी सवाल रहते हैं, वो भी खुद परेशान होते हैं। तो जो खुद कैंसर पेशेंट हैं या जिनको लगता है कि उनको हो सकता है, या जिनके जस्ट डिटेक्ट हुआ ही है और वो पैनिक हो रहे हैं, इन सब लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, या क्या आप, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनको क्या समझाओगे? एक्चुअली नाउ डेज आई एम वर्किंग ऑन दिस टॉपिक्स। मैं बहुत सारे पेशेंट्स के साथ डील कर रही हूँ अभी, इसी तरीके के जिनको कैंसर हुआ है, डिटेक्ट हुआ है आफ्टर ट्रीटमेंट एंड बिफोर ट्रीटमेंट। महावीर कैंसर हॉस्पिटल से भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और डायरेक्टली भी कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जब उन लोगों को मालूम पड़ता है कि मैंने इस चीज़ को जिया है, और मैं एज ए काउंसलर ऑलरेडी वर्क करती थी हम्म, और मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो योग, मेडिटेशंस एंड काउंसलिंग के थ्रू हम व्यक्ति के सामने के जो भाव हैं, हम्म, मैंने जब कैंसर मुझे हुआ तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की थी कि उन्होंने मेरे को कहा कि बस कुसुम तुम्हारे को भी पॉजिटिव रहना है। और मैं काउंट नहीं करके बता सकती कि कितने घंटे में मेडिटेशन करती थी। जो वो दर्द पे ट्रीटमेंट का जो दर्द था, हम्म, वो कैंसर के जो बीमारी में झेल रही थी उससे भी भयानक था।
उस दर्द को सहन करना हर एक के नहीं होता है कि हर एक के ट्रीटमेंट में दर्द हो, क्योंकि मेरी पोजीशन नोजल बॉल पे थी। मेरे को रेडिएशन नेक पॉइंट से लग के इधर लगते थे, मेरी स्किन झुलस गई थी। घर से बताऊं तो मेरे हस्बैंड ने सारे शीशे हटा दिए थे, हर जगह शीशे के ऊपर भी मेरे फोटो लगा दिए थे, और वो फोटो जो कि उन सुखद क्षणों को बताते थे। जितना मैं अच्छा सोचती थी वो पॉजिटिविटी मेरे जीवन में आई, और कोई भी कुछ पूछता मैं एक बिंदास होकर जवाब देती थी, ऑल इज वेल। आजकल मीडिया का भी थैंक्स कहती हूँ कि व्हाट्सएप ने भी मेरी मदद की, क्योंकि जब मैं बोल नहीं पा रही थी तो मैं लिख के उनको टेक्स्ट मैसेज कर देती थी, ऑल इज वेल, आपको कोई मदद चाहिए तो बताइए। तो सामने वाले को लगता था कि ये बिल्कुल ओके है। मेरा ट्रीटमेंट चला 4 मई से लेकर सितंबर तक। सितंबर में मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, जिसमें कि मेरे को रेडिएशन कीमो एक साथ ही दिए जा रहे थे वीकली। मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, तो वेट ने भी मेरे उस ट्रीटमेंट को कवर अप किया, मतलब मैं उस ट्रीटमेंट को झेल पाई। लेकिन 3 महीने का ड्यूरेशन ऐसा था कि मेरी आवाज़ भी बिल्कुल चली गई थी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड पे भी जो रेडिएशन था वो हिट कर रहा था। और पानी जो मैं पीती थी वो ऐसा लगता था जैसे किसी ने एसिड मेरे गले के अंदर डाल दिया हो। वो चिल्लाती थी, चीखती थी, तो उसके लिए मैं शंकर महादेवन को भी थैंक्स करती हूँ। उनका गाना मैं हाई पिच पर चला देती थी, क्योंकि मेरे इन लॉज ओल्ड एज में थे, वो ऑलरेडी मदर इन लॉ ऑलरेडी बेड रिटर्न थी, तो वो उस आवाज़ से डर ना जाए, उनके पास वो आवाज़ ना पहुँचे, इसलिए। तो ये सब चीज़ें जब क्यों बनी, क्योंकि मैं पॉजिटिव थी कि ये बुखार है। मैंने जस्ट इसको सब लोगों को बोला, ये थोड़ा लंबा बुखार है, थोड़ा बड़ा बुखार है, चला जाएगा, जैसे आया है वैसे चला जाएगा। ये थॉट प्रोसेस मैंने अपने अंदर रखा कि बीमारी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो कि आई है तो वो जाएगी। हाँ। अगर आप पॉजिटिव हो, आप ये सोचोगे कि मैं तो इस बीमारी में ही चला जाऊंगा, आप इसी चीज को 10 बार बोलोगे तो आप हल्के से जुकाम बुखार में भी आप चले जाओगे, क्योंकि आप सर्कुलेशन में उस चीज को ला रहे हो। तो भी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को चेंज करो कि जो है जैसा है बहुत अच्छा है और अच्छे के लिए हो रहा है। साथ ही साथ जो जैसे चीज आती है वो वैसे ही जाती है, और ये संस्कार था मेरी लाइफ का, तो वो निकल गया। और आज इस संस्कार को मैंने जिया था, तो मुझे पता है कि एक कैंसर जिसको होता है उसको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली। आदमी हर तरह से उसकी कमर टूट जाती है, लेकिन उस कमर को स्टैंड रखना, एकदम खड़ा रखना है, तो उसके लिए हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आप चाहे गोली खाते हो तो उसको भी उस पॉजिटिव दृष्टि से खाओ कि ये जो गोली है ना आपको फायदा दे रही है। आपने कहा यार रेडिएशन तो लग गया, कीमो भी लग गई, पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे, पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे। रेकी अपना काम कर रही थी, मेरे जो गुरु हैं वो मुझे रेकी भी दे रही थी, मैं रेकी को भी धन्यवाद करती हूँ। ये चीज़ मुझे बाद में मालूम हुई कि वो मुझे रेकी भी दे रही थी। तो डिवाइन एनर्जी, डॉक्टर की एनर्जी, डॉक्टर का ट्रीटमेंट और मेरा पॉजिटिवनेस, और मेरे घर में मेरे बच्चों का पॉजिटिवनेस, मेरे हस्बैंड का, छोटा बच्चा मेरी ही ड्रेस पहन के वो नौटंकी करता था कि माँ देखो आप ऐसी दिखती हो, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर खेलना है आपके साथ। दोनों बच्चों ने, इवन मेरे फादर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया। मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, कुछ नहीं हो, तो वो एक तरफ माँ को संभालते थे, माँ इन द सेंस सासू माँ, और मुझे भी आके देखते थे, क्योंकि बेटा इकलौता था। उसी बीच में मेरे दोनों बच्चों को सीवियर डेंगू हुआ। बड़े बच्चे की तो प्लेटलेट बदलने की बात हो गई, अब करने वाला एक। तो थैंक्स टू माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली को भी धन्यवाद दूंगी। उस समय मेरे घर वाले मदद के लिए आए, मेरी सिस्टर्स, मेरी भाभी बारी बारी आते थे और रहते थे। हमारे यहाँ 3 मेड काम करनी थी, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव थी तो ईश्वर भी उस चीज मेरे पास आसपास उन्हीं लोगों को भेज रहा था जो पॉजिटिव थे कि हाँ कुसुम तो ठीक हो जाएगी। मैम ये बात तो मेरे को है ना आपकी बड़ी प्यारी लगी। तो मैम जब आप इस बीमारी से निकले उसके बाद डॉक्टर ने आपको कुछ प्रिकॉशंस बोले होंगे कि आप मैम ये प्रिकॉशंस लेके रहिए। हाँ। उसके साथ साथ आपने और एडिशनली क्या चीजें खुद से ऐड करी जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर रही हैं, क्योंकि आप बता रही हैं 2018 की बात है, अभी 2025 है, ऑलमोस्ट 6+ इयर्स होने वाले हैं। तो आप अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाए,
आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करी और क्या क्या प्रिकॉशंस रखे जिससे आप आज अपने हमारे सामने हेल्दी बैठे हो? थैंक यू। कैंसर के बाद लगभग साल भर तो मुझे अपनी आवाज़ को और अपने आप को खड़ा करने में लगा। उसमें मैंने मेडिटेशन किया, जितना हो सकता था मैं मेडिटेशन करती थी और सेल्फ हीलिंग करती थी। साथ ही साथ डॉक्टर ने कहा एक्सरसाइज नहीं करनी, लेकिन मुझे लगा कि मेरी बॉडी का लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो हल्का सा पंपिंग हो रहा है, सूज रहा है राइट के अकॉर्डिंग। तो थैंकफुल टू माय नॉलेज कि मैं थोड़ा सा मतलब नेचुरोपैथी को भी मैंने स्टडी किया है, उसको भी मैं नेचुरोपैथी फिजिशियन हूँ। साथ ही इस चीज़ को मैंने कभी पहले तो अपनी लाइफ में अपनाया नहीं और योग को भी नहीं अपनाया। जब सर पे पड़ी तो ये दोनों चीज़ें मेरे उस समय बहुत काम आई। मैंने नेचुरोपैथी में जो भी चीज़ें थी और योग की क्रिया के थ्रू अपने आप को, उस बॉडी के पार्ट को मैंने स्वेल नहीं होने दिया। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो देखती थी किसी का कोई हिस्सा बहुत अजीब सा है, किसी का आफ्टर ट्रीटमेंट और ऑपरेशन के दौरान ऐसा हो जाता था कैंसर में। अच्छा, वो मेडिकेशन के हाँ, साइड इफेक्ट्स, मैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो चल ट्रीटमेंट रहा होता था था उसका आपका। ही साइड इफेक्ट, तो उस साइड इफेक्ट से बचने के लिए मैंने लिटिल बिट उतनी ही एक्सरसाइज की कि मेरे को पेन ना हो। क्योंकि योग जो कहता है कि योग करने का मतलब ये है कि दर्द से मुक्ति। अगर आप दर्द लाके योग कर रहे हो तो वो योग नहीं है। धीरे धीरे मेरा स्टेमिना बिल्ड होता गया और मैंने अपनी एक्सरसाइज को एक नया रूप दिया। वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसी ड्यूरेशन में मैं मेडिटेशन भी करती थी और साथ में मैंने अपनी डाइट्स को बिल्कुल घर में बना हुआ खाना खाया। जो ये बड़े बड़े मॉल होते हैं वहाँ से सब्जी बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि मेरे को वहाँ जो डाइटिशियन था उन्होंने यही बोला था कि आप अ, ठेले पे से सब्जी ले लो, जो नीचे लगाता है उससे सब्जी ले लो, लेकिन मॉल से मत लो, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेस्क्राइब जो पेस्टिसाइड सब्जी जो होती है उसको वो और केमिकल से उसको ताजा बना के रखने की कोशिश करते हैं, तो वो जाने अनजाने कैंसर का कारण बनती है। ओके। साथ ही साथ जो छोटी छोटी सी बातें ट्रिगर करती थी, टेंशन देती थी, उनको भी बिल्कुल लेटेड आई कर दिया, देखा ही नहीं। मतलब अब मैंने उन अपने दोनों ईयर का इस्तेमाल करना है, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया और अपने को चिल किया। ये एक्चुअली स्ट्रेस भी एक मेजर रीजन है कैंसर का, क्योंकि स्ट्रेस से होता है बीपी और शुगर। मैं जब कैंसर सर्वाइव में थी तो मेरा जाना होता था, तो एक चीज मैं बताया ना कि मैं थोड़ा सा जुझारू और जिज्ञासा प्रकृति की हूँ, तो लोगों से मिलती थी, बात करती थी। उसी ड्यूरेशन में लोगों को मैं काउंसलिंग भी दे देती थी, जिसके मेरा ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में मैंने 2-3 लोगों को काउंसलिंग दी, ट्रीटमेंट लो ठीक हो जाओगे, मैं ठीक हो रही हूँ ना। तो एक मनोबल बढ़ाना उस चीज के लिए, तो ये चीज वहाँ के डॉक्टर्स ने देखी तो उन्होंने मुझे बाद में हायर किया। साथ ही साथ उसमें जब मैं लोगों से बात करती थी तो मैं उसमें देखती थी कि किस ब्लड ग्रुप के लोगों को कैंसर ज्यादा हो रहा है, किस कॉज के कारण हो रहा है। ये चीज मैंने अभी जैसे भी कैंप लगते हैं तो मैंने वहां जाके बताया। इसको मैं अभी इस तरीके से आपके सामने नहीं बता सकती, लेकिन हाँ 1% जेनेटिक है, ये मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि उसके लिए आने वाली जो भी संतति है जिसके घर में किसी को कैंसर हुआ है, तो वो थोड़ा सा प्रिकॉशन अपने साथ ये रखे कि वो हेल्दी सोचे, हेल्दी खाए, और अपनी किसी भी बीमारी को, अगर उसकी बीमारी कुछ भी है हल्का, अगर वो 1 महीने से ऊपर टाइम खींच रही है, तो तुरंत इमीडिएटली चेक करा के और अपने आप को डॉक्टर जो भी टेस्ट होते हैं उनको टेस्ट करा ले एक बार। साथ ही साथ मेरे से कांटेक्ट करें, मैं काउंसलिंग कर दूंगी और उसको बिल्कुल पॉजिटिव थॉट के साथ उसको एकदम कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं, इस प्रोसेस में उसको लाके खड़ा कर दूंगी। तो थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है। अच्छा सोचोगे तो आपके चारों तरफ अच्छा ही होगा। हर चीज में स्ट्रेस देखोगे तो सब तरफ आपको परेशानी दिखेगी, और परेशानी ही एक मूल कारण है परेशानी लाने का। तो ना स्ट्रेस लाओ, जहाँ टेंशन है वहाँ कैंसर है एक्चुअली, जहाँ टेंशन नहीं वहाँ कैंसर नहीं। तो मैम आप ये भी मानते हो कि आपके जो पहले से नॉलेज थी आपको नेचुरोपैथी और योगा की, वो भले ही आप यूज नहीं कर रही थी 2018 तक, लेकिन वो नॉलेज ने आपको हेल्प किया? एग्जैक्टली, बहुत हेल्प किया। योग ने इतना हेल्प किया है कि आज मैं मे बी शायद 400-500 पेशेंट्स तो मैं डील कर चुकी हूँ अलग अलग डिजीज के,
और जिसमें कैंसर पेशेंट्स भी मेरे 110 है, 110। और एक क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं था कि उनको कैंसर है, उनकी फैमिली मेरे पास लेके उन्होंने साफ बोला। मैं घर का वातावरण मेडिकल हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी के अनुकूल नहीं रखती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे रखती हूँ जैसे आमजन कोई मिलने आया गेस्ट रूम की तरह, मैं वहीं डील करती हूँ। सामने वाले को मालूम ही नहीं पड़ता कि उसको मैं डील कर रही हूँ। कई बार उसके घर वालों को, जो भी उसके साथ आता है, या कई बार डायरेक्ट ही पेशेंट आता है, उसको पता होता है। जैसे अब गुप्ता जी हैं, एक भार्गव जी थे, गुप्ता जी को ट्यूमर था, और वो उस ड्यूरेशन की बात है जब मेरा कैंसर चल रहा था, मेरा लास्ट उसमें था ट्रीटमेंट पर। तो उन्होंने देखा कि ये जुझारू प्रकृति की है और ये और लोगों को भी गाइड कर रही है, तो उन्होंने मेरा नंबर किसी से लिया था, और लगभग उन्होंने मेरे से बात की जनवरी 2019 में। मेरा सितंबर में चला जनवरी, और फेब में फिर एक प्रोग्राम था इसमें महावीर कैंसर हॉस्पिटल में मेरा जाना हुआ। तो उन्होंने फिर मेरे से मुलाकात उसी ड्यूरेशन में की थी। उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई थिंक वो 60-65 के बीच के थे। मैंने कहा हाँ अंकल बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से मेरे को 3 नोट्स हैं ब्रेन में, और अभी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने टाला है कि अभी आप थोड़ा सा रुकिए। मैंने कोई बात नहीं अंकल, डॉक्टर ने कितने महीने के लिए बोला है? बोला 3-4 महीने रुक सकते हैं, फिर आपका ऑपरेशन। मैंने बहुत टाइम है अंकल, 3-4 महीने तो आप देखिए, मैं अपन लॉन चालू करते हैं। मैं आपको कुछ डाइट दूंगी, कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी, और कुछ एफर्मेशन, ये आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो उन्होंने वही चीज़ें मेरे साथ में मिलके कि मैं उनको ऑनलाइन लेती थी, उनको मैंने डाइट बताई, उनको एफर्मेशन बताए, उनको प्राणायाम और एक्सरसाइज बताई। अब जब ब्रेन में होता है तो हर एक पार्ट्स में जहाँ जहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हर एक का एक एक्सरसाइज प्रोसेस अलग होता है। अगर उस कैंसर के साथ आपको शुगर भी है, डायबिटीज़ है, और या ब्लड प्रेशर है, या और कोई बीमारी है, थायराइड है, तो वहाँ भी आपके जो ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं, यानी कि एक्सरसाइज के जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से उनको केवल बीपी की शिकायत थी, और तो उन बीपी को ध्यान में देते हुए मैंने उनको एक्सरसाइज बताई। इवन मुद्रा का अभ्यास, मेरी मुद्रा क्लासेस भी चलती है। मैं ये छोटे मोटे अब सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाती हूँ, क्योंकि जब चीज़ है तो अपने तक सीमित क्यों रखूँ, उसको लोगों को फैलाने के लिए। और इनिशियली अभी मैं एक स्टेप और ले रही हूँ कि मैं रेकी की क्लासेस भी चालू करूँगी, और रेकी देती हूँ, क्योंकि जब देखा कि इसका भी अपना इम्पैक्ट है। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, कहते हैं ना, ये सब एक तरीके से सप्लीमेंट्री। मेन ट्रीटमेंट अगर आपको डॉक्टर दे रहा है, आपका ऑपरेशन कर रहा है, हील कर रहा है, आपको वो कर रहा है रेडिएशन से, तो हम डिवाइन से भी उसको हील करते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी ठीक होने लगती है। ये चीज़ खुद ने जी है, इसलिए इस विश्वास के साथ बोल रही हूँ। तो अभी इन दिनों, साथ ही जब आपने कहा कि आपने योग और नेचुरोपैथी को किस तरीके से अपनाया, बात में मैंने कोविड को भी जिया। अरे हाँ, कोविड भी है तो ना, आया था, राइट। कोविड के समय मेरे घर परिवार में सभी को कोविड हुआ। मेरे हस्बैंड लद्दाख गए थे, वहाँ से अच्छा वाला वो इन्फेक्शन लेके आए थे। मैं जस्ट निकली थी कैंसर से, क्योंकि मेरे को 18 में हुआ और 19 में मुझे हरी झंडी मिली कि आप 100% क्योर हो। एंड 2019 में ही आपके दिसंबर में इंडिया में आ ही गया था कोविड, हाँ, राइट। तो मैं प्रोटेक्ट थी कम्प्लीटली। मैं अपना योग प्राणायाम करती थी, रेगुलर प्राणायाम करती थी। जब मेरे घर में हुआ तो मैंने उनको वही चीज़ बताई। साथ में मैंने नेचुरोपैथी का जो हमारा काढ़ा था वो मैंने अपने घर परिवार में भी पिलाया, और जो भी आता था उनको गेट से ही मैं देती थी कि आपको ये पीना है, और देखिए आप ठीक हो जाएंगे। और डीप प्राणायाम, अब जिसकी जितनी परसेंटेज लेवल होता था, इसमें 3 स्टेज थी कोविड की, मीडियम, हाई और लोअर। लोअर वाले के लिए एक्सरसाइज अलग थी, मीडियम के लिए अलग थी, हाई के लिए अलग थी। अच्छा, मतलब सैनिटाइजर और जो दवा चल रही है उसके अलावा आप अगर बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे भी रिकवर हो रहे थे? उससे ज्यादा हो रहे थे। बाद में तो डॉक्टर भी मानने लगे, उनको डॉक्टर खुद योग के लिए बोलने लगे कि इनको प्राणायाम के प्रोसेस समझाइए, आप ऑनलाइन लीजिए, प्राणायाम करवाइए। तो करीब 250-300 पेशेंट तो मैंने ऑन द स्पॉट उसी समय, मतलब जो ऑन द स्पॉट नहीं बोलना चाहिए, जो ड्यूरेशन था कोविड का उस समय मैंने उनको ठीक किया। तो ये जो ठीक करने का प्रोसेस था, तो उसमें मेरे कुछ क्लाइंट ऐसे थे कि मैम क्यों ना आप एक चैनल ही खोल लो। तो मेरे जो चैनल की शुरुआत 8 नॉलेज सेंटर की जो शुरुआत हुई, वो
उसी ड्यूरेशन में हुई 2019 के एंड में या मिड में हुई। जस्ट लोग घरों में थे, बंद थे, और मैं तितली बन के उड़ रही थी, लोगों के बीच में फैला रही थी कि आप योग से अपने आप को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। आप एक्चुअली सब लोग ये वीडियो है ना इसी चैनल पे देख रहे हैं, ये एड नॉलेज सेंटर का चैनल है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो ये शॉर्ट रील में वो होगा, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मैम मेरे को एक सवाल और है आपसे। अभी आप बता रहे थे कि आप किस तरीके से डील करते हो पेशेंट से भी, और आपको योगा वगैरह ने हेल्प करा है, ये तो मैं मतलब बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप जैसे आप खुद भी निकले और आप किसी पेशेंट को देख रहे हो जिसका मूड खराब हो ही रहा है, आप सब करवा रहे हो, उसके बाद भी वो परेशान हो रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है, ऐसे पेशेंट से आपने कैसे डील किया? मतलब उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है तो उसको थोड़ा सा लंबे समय लेना पड़ता है, उसको बार बार लेना पड़ता है, 21 डेज का भी उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। मैम एक चीज और कि आप अभी क्या करते हो, आप क्या क्या ट्रीटमेंट्स देते हो, ओके, और किस किस तरीके से आप हेल्प करते हो स्टूडेंट्स की भी और पेशेंट्स की भी लाइफ में उनके प्रॉब्लम्स पे ओवरकम करने के लिए, ये आप एक साथ बताओ, क्योंकि आप ऐसे अलग अलग बता रहे हो ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ओके। जैसे जस्ट लाइक देखो, एक दिलीप जी थे मेरे पास आए, उन्होंने कहा वो जोधपुर से हैं, उनको थोड़ा फैमिली इशू था, साथ ही फैमिली इशू के कारण उनकी जॉब में भी फ्लक्चुएशन आने लगा, उनको जॉब छोड़नी पड़ी, और ये कोविड के ड्यूरेशन की बात है। तो मैंने सबसे पहले तो समझाया, मैंने कि जॉब आपने छोड़ी या आपको निकाला गया? बोला मैंने छोड़ी। मैंने कि चलो ये प्लस साइन है आपके लिए, आप कहीं दूसरी जगह जॉब इजीली आपको मिल जाएगी क्योंकि आपने छोड़ा है। मैंने फिर उनको पूछा फैमिली में क्या इशू है? बोला पत्नी मेरी पसंद का खाना नहीं बनाती है। मैंने कि इतनी सी बात है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपकी पसंद क्या है? आपको पसंद है, अच्छा आपको खाना बनाना पसंद है क्या? बोला हाँ थोड़ा थोड़ा बनाना अच्छा लगता है। मैंने कि ये तो बहुत ही अच्छा है, उन्हीं की चीज उन्हीं के अंदर से निकालने की कोशिश कर रही थी कि चलो आप। फिर मैंने उनसे बातचीत में ऐसे ही पूछा कि आपको क्या पसंद है। उनको लग ही नहीं रहा था कि मैं उनकी काउंसलिंग कर रही हूँ। हम जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो उस ड्यूरेशन में सामने वाले पेश वो अपना पूरा हिस्ट्री एक एक पन्ना खोल के रख देता है। यहाँ यूट्यूब में मैं नहीं बता सकती हूँ, या अभी आपने बोला कि ये चैनल पे जाएगा इंटरव्यू, तो मैं इस बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ कि आदमी अपना किस स्तर तक अपने जवाब मतलब अपनी आप ये कहना चाह रहे हो कि वो एकदम ऐसा होता है कि दो दोस्त बात कर रहे हैं ऐसे कन्वर्सेशन? एग्जैक्टली, और दो दोस्त भी वो अपने दोस्त पे इतना फेथ करता है कि वो अपनी इंटरनली हर टॉपिक मेरे सामने खोल के बता देता है। जैसे कभी किसी ने किसी का कोई धोखा दिया हो या मर्डर किया हो या चोरी की हो, वो तक भी ये लोग मुझे बता देते हैं। मेरे अंदर से तो सवाल आ रहा है कि मैं पूछूं कि किसने बताया, लेकिन नहीं, ये मेरे ethics- एथिक्स में नहीं है। मैं अपने क्लाइंट्स के नाम भी नहीं बता सकती हूँ। मैं अंडरस्टैंड, मैं वो पूछूंगा लोग भी नहीं। पूछते हैं, मैंने कि काउंसलिंग सेशन चल रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी डिस्क्लोज नहीं करती कि मैं उसका कर रही हूँ उसका कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे एथिक्स में है कि हम किसी के साथ इवन उसकी फैमिली को भी हम नहीं बता पाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो मैम जैसे ये भी पेशेंट्स हैं, इनसे भी डील कर रहा है, कोई स्टूडेंट भी आता है आपसे सवाल करता है, हाँ, आप उसको कैरियर भी काउंसलर तो मैं पहले से थी एक्चुअली। आप उसको भी हेल्प करते हो? हाँ हाँ। एंड अब है ना, जैसे एक पेशेंट है, कैंसर पे ही अपन वापस आते हैं क्योंकि अपन ये कैंसर डे के लिए कर रहे हैं, यस। अवेयरनेस के लिए। तो एक पेशेंट है जो कैंसर सर्वाइवर है, अब वो सर्वाइव कर गया है, उसका ट्रीटमेंट भी हो गया है, वो एकदम बढ़िया है। तो अब जो डॉक्टर ने प्रिकॉशंस बोले हैं उसके अलावा वो क्या बेसिक एक्सरसाइज जो आप यहाँ बता सकते हो ऑनलाइन, बेसिक एक्सरसाइजेस एंड अफर्मेशंस जो आपने खुद ने भी यूज करी है, आप कोई एक मतलब ओवरऑल कहीं भी का भी कैंसर हुआ हो तो बेसिक ऐसी क्या चीजें कर सकता है, क्या क्या सावधानियां रख सकता है जो उसको हेल्प करे जल्दी रिकवर होने में? देखो, बेसिक एक्सरसाइज में सबसे मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वही अगर वो कर लेता है तो काफी उसको हेल्प रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन उसके अंदर जनरेट होगी। ऑक्सीजन प्रॉपर जनरेट हो रही है तो सर्कुलेशन ब्लड का जो है वो प्रॉपर मूवमेंट करेगा बॉडी में। सर्कुलेशन प्रॉपर है तो कहीं भी कोई क्लॉटेज नहीं बनेगा, क्योंकि कैंसर भी एक क्लॉट जब जनने लगता है तो वही नोड्स कैंसर का रूप ले लेती है। रही बात खान पान में, आप जो भी खा रहे हो वो फ्रेश खाओ। आप जहर को जहर मारता है, ये बात आपने सुनी होगी, ठीक है, लेकिन हर रोज जहर खाओगे तो
खुद ही मर जाओगे, है ना? तो महीने में एक बार आप बद परहेजी कर सकते हो, लेकिन रोज नहीं। आप जो भी खाना बना रहे हो उसको विद इन 45 मिनट्स के अंदर आप उस खाने को खत्म कर लो, पहली चीज। और जहाँ तक है, फ्रेश खाने की कोशिश करो। हरी सब्जियां जो भी खाते हो उनको अच्छे से नमक के पानी में धो, क्योंकि यूरिया, हर पता नहीं क्या क्या चीजें आजकल सब्जियों को पैदा करने में बनाई जाती है, और हमें पता ही नहीं पड़ता कि वो भी एक रीजन हो जाता है। तो बीमार कच्ची होने सब्जी ना खा के उसको हल्का सा भाप देते हो, वो भी नमक के पानी की भाप लगा के फिर उसको खाओ, तो जो भी उसके ऊपर का केमिकल है वो हट जाएगा, और वो आपको अ, सही रहेगी खाने में। साथ ही साथ जब भी आप जो भी चीज खा रहे हो तो उसको एज ए प्रसाद के रूप में खाओ, कि ये भगवान का प्रसाद है और मुझे फायदा दे रहा है। तो देखिए, ये प्रोसेस जैसे ही चेंज होता है कि ये प्रसाद है, मैं अमृत के समान मेरे शरीर को लग रहा है, तो जहर भी अमृत हो जाता है, लेकिन जहर नहीं खाता है ये सोच के। और माँ को एक ही है, जैसे मैं भी खाना बनाती हूँ तो कोई भी ऐसा स्वाद, अच्छा भजन जो आप, कोई भी धुन जो आप सुनते हैं जिससे आपको शांति मिलती है, उस धुन के साथ आप खाने को पकाओगे तो खाना 100 गुना आपके शरीर को फायदा देगा। आप कलेश में कोई सीरियल देखते हुए टेंशन चल रही है, उसके साथ आप खाना पका रहे हो, तो उस खाने में वही वाइब्स जाएगी, और खाना वाला जो भी उस खाने को ग्रहण करेगा वो बीमार होगा। और अगर आपने अच्छे वाइब से, अच्छे मेडिटेशन के साथ, मेडिटेशन करते हो तो खाना नहीं बनता है, लेकिन अच्छी धुन के साथ, अच्छे संगीत के साथ आपने खाने को बनाया तो खाने का स्वाद ही अलग होगा, और वो खाना उसको बहुत फायदा करेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें मैं अपनाती हूँ। साथ ही साथ रोज जब सुबह उठती हूँ तो आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मेरा दिन सुखद जाए इसके लिए मंगल कामना करती हूँ। और रात को सोने से पहले जो भी दिन भर में मेरे को जिन भी लोगों ने मदद की है उनको धन्यवाद देती हूँ, और किसी का मैंने दिल दुखाया है तो उससे मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि कर्म भी होते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, रेकी करते हैं, तो इसमें कार्मिक हम बहुत बारीकी से देखते हैं कि कार्मिक अकाउंट्स व्यक्ति के किस तरीके से शरीर पर हावी हो जाते हैं, उसके मन पर, उसके घर पर, तो उनको वही कट करना है। तो उसके लिए आप किए हुए कृत्यों के लिए, जो आपको लगता है कि आपने किसी को दुखाया है, तो उसके लिए माफी मांगिए, और किसी ने आपकी मदद की है तो उसको धन्यवाद दीजिए। और हर दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिए कि आप जीवित हैं, आप स्वस्थ हैं, एक अच्छे माहौल में है, इसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। वाह मैम, ये तो काफ़ी एकदम थॉट प्रोवोकिंग बात हो गई। मतलब कोई नहीं भी है जिसको बीमारी नहीं है, वो भी ये सब चीज़ें फॉलो कर सकता है, तो तो ऐसी बीमार चीज़ होगा है। ही नहीं। बात तो सही अच्छा, है। एक चीज और, जब 1% जेनेटिक का जो आया है तो उसमें बस यही है कि जो भी नई पीढ़ी है उनको अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान देना होगा। जिस भी शरीर में, जैसे किसी को पेरेंट्स को ब्लड कैंसर है, या स्पाइन का है, या लंग्स का है, या किडनी का है, तो पर्टिकुलर जो हमारे ऑर्गन्स के होते हैं, तो हमारे को अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए लाइट डाइट रात को लेनी है, सुबह हैवी डाइट लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिन भर आप काम करते हो, उसको पचा सकते हो। और अपने हमारे पूर्वज भी कहते थे, हमारे ये अथर्ववेद या यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद जो है, उन वेदों में भी हमारा चर्चा है, इवन गीता में भी योग की चर्चा है। उसमें भी कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, और कर्म में योग को अपनाओ। योग यानी अष्टांग योग, जिसमें कि आसन, प्राणायाम, नियम आप अच्छे नियम के साथ अपने कामों को करो। छल कपट सबसे बुरा होता है व्यक्ति के अंदर, अगर उसने किसी झूठ बोला है तो उस झूठ को छिपाने के लिए उसको और 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो वो ट्रिगर होता रहता है, तो वो ट्रिगर ही उसको स्ट्रेस दे देता है। तो कोशिश करो कि झूठ बोलना ही ना पड़े, ऐसे नियम को अपना लो, तो देखो कितने सही हो जाओगे। मैम, वैसे तो आप योगा क्लासेस लेते हो ना? हाँ, मेरी योगा क्लासेस चलती आपकी है। क्लासेस का टाइम भी बता दो। मेरी क्लासेस का टाइम तो अभी मॉर्निंग का है 6 to 7, और बाकी अभी इंडिविजुअल क्लासेस ज़्यादा जा रही हैं, और इवनिंग में भी 6 to 7 जाता है, और बाकी 8 से 9 भी होता है। अब जैसे बाहर के क्लाइंट हैं उनके लिए 11 बजे भी है दोपहर में, क्योंकि उनके सुबह जब होती है। तो वैसे ये तो है ना, एक एड टाइप हो गया क्लासेस का। हाँ, नहीं क्लासेस, हाँ ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम मैम। आई नो आप बिजी रहते हो, एंड आपको अभी मैंने जस्ट जाना है मेरे को। अभी आपको जाना है एक्चुअली, मैंने आपका घंटा भर ले लिया। एंड सॉरी गाइस, मैं कैमरे के आगे नहीं आया
क्या मेरे बाल सेट नहीं है? तो तो अच्छा नहीं लगता है ना, मैम इतनी तैयार होकर आई हैं और मैं एकदम रीचड़ उनके सामने बैठा हूँ। तो ये वाले इंटरव्यू में अपन कैमरे के पीछे से बात कर रहे थे। तो ठीक है मैम, थैंक यू, हैव ए नाइस डे मैम। थैंक यू।